तो वेलकम बैक बच्चे पार्टी। लास्ट वीडियो में हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इससे पहले आप अपने चैनल साइंस राइजर्स है जो इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं जो ज्यादा पेमेंट नहीं दे सकते या ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वहां तक जो है पहुंच सके। इसलिए ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था और हो सकता है कि आपकी सपोर्ट से उन बच्चों तक ये सब वीडियोज और ये सब कंटेंट पहुंच पाए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कूलम्ब्स लॉ। आज हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कूलम्ब्स लॉ दो टाइप के लॉज का जो है, जब फिजिक्स के अंदर लॉज की बात करते हैं तो दो टाइप से होता है। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होता है, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम की बात करते हो या टॉर्क की बात करते हो, वो सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। बट जो कूलम्ब्स लॉ की बात कर रही है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के द्वारा बताया गया है। जस्ट कैसे मेजरमेंट के द्वारा? सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने दो चार्जेस ले लिए और पहले चार्ज को बोल दिया Q1 और दूसरे चार्ज को बोल दिया Q2 और मान लिया कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। ठीक है, Q1 एंड Q2 चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r है। तो उसने बोला कि जो इनके बीच फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दैट इज Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 आर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन। और फिर बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इनके बीच फोर्स की बात बता दी गई। अब यहां से आपको जो पता चल रहा है कि ये बात पता चली कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट था। इसके बेसिस के ऊपर उसने एक लॉ बना दिया। उस लॉ ने क्या कहा? उसने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन between charges is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। इस बात का मतलब क्या है ये बात समझिए। देखिए, ये बात जो बता रहा है ये क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज, सपोज कीजिए दोनों के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है जब दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है तो वहां होता है रिपल्सन। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव होता और इसके ऊपर होता नेगेटिव तो दोनों के बीच क्या होता? अट्रैक्शन। मतलब जहां पे भी दो चार्ज रखे हुए हैं वहां पे या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। तो इसलिए हमने लिखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देख लीजिए, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब आपको पता है कि जब भी फिजिक्स के अंदर कहीं पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है और उसको हटाया जाता है तो वहां पे हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो वो कांस्टेंट का नाम हो गया k, दैट इज k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। यहां पे जो k होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, k यहां पे क्या हो जाएगा? k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। और जो इस k की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया था कूलम्ब की जो रिप्रेजेंटेशन होती है यूनिट की उसको c से लिखते हैं। इस k की न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ और इसी k की एक वैल्यू और भी होती है जो किसके बराबर होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होती है। अब आपने पढ़ा k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू किसके बराबर? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको याद रखना आपको क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब k की बात करेंगे, इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां पे एक नई टर्म हमें पता चल गई जिसको हमने क्या कहा? एप्सिलॉन नॉट। उस एप्सिलॉन नॉट को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। ये आपका आ गया कूलम्ब्स लॉ।
इस इक्वेशन से यहां से डिराइव कर दिया। एप्सिलॉन नॉट होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होती है इसकी, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 के बराबर। ये किसकी वैल्यू होती है? एप्सिलॉन नॉट की होती है। और यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो है परमिटिविटी ऑफ ए स्पेस, परमिटिविटी ऑफ ए स्पेस। देखिए ये क्या बात है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस की बात करेंगे। अगर यहां पे ये है एप्सिलॉन नोट, तो ये किसकी परमिटिविटी हो जाएगी? स्पेस की। अगर यहां पे ये होता एप्सिलॉन, तो ये परमिटिविटी किसकी हो जाती? मीडियम की। यानी कि जब भी हम मीडियम की बात करेंगे तो ये नोट नहीं लगाएंगे जो नोट लगा रखा है। अगर ये नोट मिलेगा कहीं पे तो इसका मतलब वो स्पेस की परमिटिविटी है। अगर कहीं पे नोट नहीं है तो इसका मतलब वो स्पेस की ना होकर के किसी मीडियम की है। वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, वो मीडियम ऑयल भी हो सकता है, किसी भी टाइप का मीडियम हो सकता है, स्पेस को छोड़ के, एयर को छोड़ के। तो उसको हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ ए स्पेस या परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। मीडियम के लिए एप्सिलॉन नोट नहीं लगेगा, स्पेस के लिए एप्सिलॉन नोट के आगे नोट लगेगा। तो ये किसके बारे में था? परमिटिविटी। अब बात यहां पे आती है कि परमिटिविटी क्या होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टर्म भी आती जा रही है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके नाम से ही चलते हैं, परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन। परमिटिविटी का मतलब यहां पे है परमिशन, या किसी चीज को अलाउ करना। अब सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक स्पेस है और इस स्पेस के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है वो आगे डिस्कस करेंगे। यहां पे केवल हमें एक डेफिनेशन लेनी है, जब अगली बड़ी वीडियो आएंगी तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पता चल जाएंगी। यानी कि ये जो स्पेस लिया है, ये इस स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, इस स्पेस की प्रॉपर्टी होती है परमिटिविटी। अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को पास होने देगी या नहीं होने देगी। इसकी जो परमिशन देने की कैपेसिटी को, यानी कि ये जो स्पेस है, इस स्पेस की कैपेसिटी है कि ये परमिशन देगा तभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। उसी को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी का मतलब क्या होगा? उस स्पेस की कैपेसिटी या एबिलिटी टू परमिट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू देम। इसी को लिखेंगे परमिटिविटी को, एबिलिटी ऑफ अ स्पेस टू परमिट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स to pass through themselves। अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। ये स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने देगा या नहीं होने देगा, उसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं भाई? परमिटिविटी कहते हैं, जिसको एप्सिलॉन नोट से डिनोट किया जाता है। अगर वो स्पेस की है, अगर वो मीडियम की हो जाएगी तो किससे डिनोट करेंगे? एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। आई थिंक बड़ा इजी चल रहा होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। खास बात ये होगी आज के लेक्चर में, बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य ये होंगे कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे नीट में आते हैं, कैसे आईआईटी में आते हैं, वो भी साथ साथ आज हम करेंगे। अब जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, सबसे पहले तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड कहां होगा? सबसे पहली बात वैलिडिटी इसकी। अगर हम इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले वैलिडिटी का पॉइंट होना चाहिए इट वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज। केवल और केवल किसके ऊपर लगता है भाई? ये पॉइंट चार्ज के ऊपर लगता है। अभी अभी आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे चार्ज लिए थे दो, ये Q1 और ये Q2। अब कहोगे कि सर कहीं ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है कि ऐसे चार्ज दे दिए जाएं, बोल दें कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज, और यहां पे दोनों के बीच डिस्टेंस है R, ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक, और उसके बावजूद भी ये कूलम्ब्स लॉ लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं? इस पूरे के पूरे स्फीयर को कंसीडर कर लेते हैं एज ए पॉइंट चार्ज के रूप में मानते हैं। वैलिडिटी की बात करेंगे तो जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज के ऊपर वैलिड होता है। अगर वो चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम उसके ऊपर वैलिड नहीं कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो इस केस में सिमिट्री होनी चाहिए भाई।
सिमिट्री होनी चाहिए, यानी कि सिमिट्रिकल चार्ज होने चाहिए। उस सिमिट्री के कारण ही इसके ऊपर क्या होगी, वैलिड होगा। अब कहोगे कि सर पॉइंट चार्ज की बात है, अगर ये दोनों सिमिट्रिकल थे तभी इनको कैसा मान लिया, पॉइंट चार्ज की तरह। अगर उन चार्ज के पास सिमिट्री होगी तो उनको किसकी तरह कंसीडर कर लेंगे, हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर लेंगे। तो ये वैलिडिटी के पॉइंट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट, अब सपोज कीजिए कि एक पॉइंट चार्ज ये, दूसरा पॉइंट चार्ज ये, दोनों के बीच डिस्टेंस r, दैट इज Q1 चार्ज, दैट इज Q2 चार्ज, दो चार्ज हो गए, दोनों में डिस्टेंस हो गई r। अब इसके बावजूद कोई तीसरा चार्ज यहां पे प्रेजेंट होगा Q3, तो वो इन दोनों के बीच के फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज या एनी इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट अफेक्ट दिस फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स होगा वो तीसरे चार्ज के कारण जो आएगा उस फोर्स के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होगा। अब कहोगे कि सर ये बातें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि ये सारी बातें न्यूमेरिकल को सोल्व करने में हेल्प करेंगी। तभी मैं कहता हूं कि अगर कोई ये कहेगा कि फॉर्मूले से आ जाएगा, फॉर्मूला रट लो, ऐसे कर लो, नहीं, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की, वो वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ के बारे में जान लिया। अब कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आ गए। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे। देखिए कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये कहोगे कि सर कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में क्यों लिया जा रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, जैसे चार्ज की भी बात की थी, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी थी, तो वहां पे किसी प्रकार की वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं थी। बट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको किसकी टर्म में डिनोट करना बहुत जरूरी हो जाता है, वेक्टर की फॉर्म में। तो अगर कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर की फॉर्म में डिनोट करना है तो सबसे पहले हम क्या ले, दो चार्जेस मान ले। सपोज कीजिए ये ओरिजिन है इसका, ठीक है। इस ओरिजिन की बात करेंगे, ये R1 डिस्टेंस के ऊपर Q1 चार्ज, R2 डिस्टेंस के ऊपर Q2 चार्ज, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब आपको पता है ये Q2 चार्ज इस Q1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि 1 के ऊपर फोर्स लगाया 2 ने, तो ये क्या हो गया, F12। इसी प्रकार Q1 चार्ज ने Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, उस फोर्स को हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे F21, यानी कि दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया पहले ने। देखिए यहां पे तो क्या था, पहले के ऊपर फोर्स लगाया सेकंड ने, यहां पे क्या होगा, सेकंड के ऊपर फोर्स लगाया फर्स्ट ने, इसलिए हम क्या लिखेंगे उसको F12 और दूसरे वाले को F21, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हो गया बी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम, हो गया। अब देखिए अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी, तो ए बी क्या हो गया, R12, यानी कि 1 से लेके 2 तक, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, यानी कि ये 2 से लेके 1 के बीच की डिस्टेंस है, इसलिए R2 माइनस R1। अगर इसी प्रकार मैं लिखूं BA, दैट इज BA इज R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ये किसके बीच की थी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को लिखा है, ऐसे लिखा जाता है। ए बी का मतलब होता है R12, यानी कि ए से बी तक की डिस्टेंस। अब बात करते हैं बी ए का मतलब बी से ए तक की डिस्टेंस, जिसको R21 यानी कि R1 माइनस R2 ऐसे लिखते हैं। अब आप सबको यही पता होगा कि जो फोर्स की बात करेंगे तो उसका फार्मूला क्या हो गया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर, ये फोर्स का फार्मूला हो गया। बट इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये तो कूलम्ब्स लॉ की जस्ट फॉर्म दे दी मैंने, और इस फोर्स को हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। अब वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो इस फोर्स को वेक्टर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का। फिजिक्स के अंदर एक खास बात यह होती है कि जहां पे भी आपको कुछ ना मिले और उसको वेक्टर की फॉर्म में दिखाना हो तो किसकी मदद लेनी पड़ती है, यूनिट वेक्टर की मदद लेनी पड़ती है। जब किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर की फॉर्म में दिखाया जाए तो वहां पे हम किसकी मदद लेंगे, यूनिट वेक्टर की। अब कहोगे कि सर यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है, देखिए जनरली यूनिट वेक्टर को n से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं पे इसी यूनिट वेक्टर को r से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, O U N V। O का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड, आउटवर्ड टू सरफेस, आउटवर्ड टू सरफेस, सरफेस के बाहर की तरफ। यूनिट मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर, यूनिट के बराबर।
एन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस, उस सरफेस के कैसे रहेगा भाई, परपेंडिकुलर रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगी वेक्टर, और कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो आउटवर्ड टू द सरफेस, सपोज कीजिए कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड के बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड टू सरफेस, ऐसे बाहर की तरफ, यूनिट इसका वैल्यू होती है, नॉर्मल है खुद ये और वेक्टर है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस और वेक्टर ये क्वांटिटी है, ऐसा हो गया। अब इस n की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार r की टर्म में लिखना है तो r यूनिट वेक्टर r कैप इज इक्वल टू में r वेक्टर डिवाइडेड बाय में r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लगा देते हैं, इसके साथ ये मोड लगा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय में r वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये हो जाएगा। तो ये किसकी बात आ गई भाई, ये किस चीज के लिए आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब फोर्स को इसकी टर्म में दिखाना तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स के साथ यूनिट वेक्टर, जैसे मैंने बताया फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को दिखाने के लिए ऊपर एरो लगा देते हैं हेड्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर, और इसको वेक्टर में दिखाना तो इसके साथ क्या लगा दिया, एक यूनिट वेक्टर लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर। अब आगे बात देखिए, इसको बात करेंगे हम, देखिए इसको यहां पे ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं F12 फोर्स की, यहां पे लिखते हैं F12 फोर्स के बारे में, यहां पे लिख लेते हैं F12 फोर्स, ठीक है। F12 फोर्स, F12 फोर्स की बात करेंगे तो पहला चार्ज K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, F12, यानी कि पहले के ऊपर फोर्स किसने लगाया, दूसरे ने, और किस डायरेक्शन में, अलोंग BA, BA की तरफ, देखिए दूसरा पार्टिकल पहले पे फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में, अलोंग BA, यहां पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अलोंग BA, अलोंग BA, और BA के लिए कौन सी बात लिखी थी हमने, R21 वेक्टर, देख लीजिए BA के लिए, तो हम इसको क्या करेंगे, R21 वेक्टर, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार R21 यूनिट वेक्टर, मैंने पहले ही बताया था, किसी भी अगर फोर्स को या किसी भी क्वांटिटी को उसको वेक्टर की फॉर्म में दिखाना तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर। सो F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R21 स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, सॉरी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर हो जाएगा R21 एंड इट्स मैग्नीट्यूड R21 मोड, ठीक है। दैट फोर्स कम्स आउट टू बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R21 ये R21 ये इसका स्क्वायर था और इसकी पावर 1 थी, तो टोटल कितना हो जाएगा, R21 का क्यूब इंटू में R21 वेक्टर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ये किसकी वैल्यू आ गई, F12 फोर्स की, किसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। दिस इज द कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये आ गया भाई, ये कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आ गया है, कुछ नहीं किया हमने, जस्ट सिंपल सी बात की है, कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आ गया। सिमिलरली दूसरे फोर्स के लिए भी आप इसको लिख सकते हो, और वो कौन से फोर्स के लिए, F21 के लिए। अगर F21 के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में, जैसे यहां पे क्या था 1 2 था तो नीचे R21 आया, यहां पे क्या आएगा R12 स्क्वायर, और स्क्वायर की जगह क्यूब कर लेते हैं, स्क्वायर की जगह ले लेते हैं क्यूब, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R12 होल क्यूब एंड R12 यूनिट वेक्टर। ये भी कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, ये भी कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, दोनों की दोनों वेक्टर फॉर्म है कुलाम्स लॉ की, चाहे आप इसको लिख के आओ चाहे इसको लिख के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आपको यहां पे एक बात देखने को मिल रही होगी, मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, ये जो बात आई थी R21 और ये जो आया था R12 एंड R12 दोनों के दोनों इस A से लेके B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं इसको, जो R12 वेक्टर है जिसको हम कहते हैं R12 वेक्टर, वो किसके बराबर हो जाएगा, R21 वेक्टर, बस किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। कैसे,
क्योंकि अगर एक की डायरेक्शन अलोंग बी ए है तो दूसरे की डायरेक्शन किस तरफ है, ए बी है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक की डायरेक्शन अलोंग ए बी है तो दूसरे की डायरेक्शन अलोंग बी ए है। एक की डायरेक्शन इस तरफ, दूसरे की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि जो वेक्टर हमारे पास आया है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, r12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r21 वेक्टर। मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वाली बात, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों इक्वल हैं, बट किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि F12 जो हमारा F12 फोर्स आएगा, F12 फोर्स इज इक्वल टू F21 फोर्स विद नेगेटिव साइन। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये कौन हो गया भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर कोई कहे कि न्यूटन थर्ड लॉ को प्रूव कीजिए तो वो ऐसे प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को प्रूव करना तो ऐसे प्रूव किया जाता है। कैसे किया है, मुझे पता है कि r12 वेक्टर r21 वेक्टर इक्वल है विद नेगेटिव साइन है। और आप देख सकते हो यहां पे k k1 k2 सेम है, k k1 k2 सेम है। डिफरेंस इस चीज में था और इस चीज में था, उसको हमने बता दिया किसके बराबर, नेगेटिव ऑफ r21। तो यहां से किसको प्रूव कर दिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। और ये हो गई कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहां तक जो हमने पढ़ा है ये कंप्लीट कूलम्ब्स लॉ के बारे में था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं, फर्स्ट की। ये कूलम्ब्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल है। अगर हम इसकी बात करेंगे पहले न्यूमेरिकल की, तो चार्ज क्यू इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स विच आर देन केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट। क्या कह रहा है कि किसी चार्ज क्यू को दो भाग में तोड़ दिया गया है, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स which are taken kept some distance apart, the force between them will become maximum if the two parts are। अब यहां पे क्वेश्चन की जो बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बाद पहला ले लेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। यहां पे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये चार्ज क्यू है और इस चार्ज क्यू को दो भागों में डिवाइड कर दिया चार्ज को। सपोज कीजिए एक हमने इसमें से क्यू निकाल दिया तो ये कितना बचेगा, क्यू माइनस क्यू चार्ज के बराबर। ठीक है, इस चार्ज क्यू को दो भागों में डिवाइड करना, हमने इसमें से किसको निकाल लिया, क्यू को निकाल लिया, और बच कितना गया, क्यू माइनस क्यू। पहली बात बच्चा पार्टी, अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो स्टेटमेंट पे जाइए, स्टेटमेंट में हिंट मिलेगा आपको। स्टेटमेंट में हिंट क्या दे रहा है, बोल रहा है कि चार्ज क्यू इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स विच आर देन केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट। यहां तक मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है। तो मेरे पास एक चार्ज क्यू था, उसको दो भागों में तोड़ा, एक हमने क्यू ले लिया तो दूसरा बचा क्यू माइनस क्यू। अब इस क्यू माइनस क्यू को और दूसरा चार्ज क्यू को कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख दिया। अब सपोज कीजिए वो डिस्टेंस है आर, ये रही कुछ डिस्टेंस अपार्ट। जो स्टेटमेंट में बोल रहा है वही मैं करता जा रहा हूं। द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम इफ द टू पार्ट्स आर। क्या कह रहा है कि इनके बीच फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू क्या होगी। यानी कि अब हमें इन दोनों चार्ज की वैल्यू बतानी है और कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दे दी, इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो मतलब इन दोनों का फोर्स निकाल ले, दैट इज फोर्स इज के इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू में क्यू डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। ये दोनों के बीच क्या हो गया भाई, फोर्स हो गया है। जब ये दोनों के बीच फोर्स हो गया, ये दोनों के बीच क्या हो गया, फोर्स। अब ये फोर्स हो गया, इस फोर्स को मुझे क्या करना, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम फोर्स कब होता है, डीएफ डिवाइडेड बाय में डी क्यू इज इक्वल टू 0। 11th क्लास में हमने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन पढ़ी होती है। अगर मैं फोर्स को, अगर ये फंक्शन होता डिस्टेंस का, तो मैं फोर्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर देता, तो हमारे पास मैक्सिमाइज हो जाता और मिनिमाइज भी हो जाता। ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में 11th क्लास में पढ़ा था। और यहां पे भी इसने बोला कि मैक्सिमम फोर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स को क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर। अब करके देखिए क्या होगा। मैं यहां से इसको इरेज कर लेता हूं, देखिए क्या होगा। देखिए अगर मैं यहां पे बात करता हूं इसकी, तो फोर्स इज इक्वल टू के इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इस क्यू को अंदर लेके गए हैं। अब यहां पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डीएफ डिवाइडेड बाय डी क्यू
अब देखिए क्या होगा, इसको हम फर्दर डिफरेंस करेंगे सोल्व, तो क्यू इंटू क्यू माइनस में के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात आ गई। अब आगे देखिए क्या होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले तो, फिर दूसरी टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, df डिवाइडेड बाय dq इज इक्वल टू k इज द कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज कांस्टेंट, q इज कांस्टेंट, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्मॉल q विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q इज 1 माइनस k कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कांस्टेंट, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए q स्क्वायर इज 2q। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, 2x के बराबर, y स्क्वायर का 2y के बराबर। इसी प्रकार q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, 2q के बराबर होता है। जस्ट डिफरेंशिएट किया है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं किया। अब इस df बाय dq को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर, तो कर दीजिए 0 के बराबर, इज इक्वल टू में k इंटू में q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू k, सॉरी माइनस साइन, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू 2q डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये इस तरफ आएगा तो इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहां पे इरेज कर लेता हूं, ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। ये किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लिखेंगे दैट इज k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय माई r स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, k से k कैंसिल, दैट इज q इज इक्वल टू में 2q के बराबर, और स्मॉल q को निकालेंगे तो q बाय 2 आ जाएगा ये वैल्यू। यानी कि हमारे पास एक चार्ज था q माइनस q, और दूसरा कौन सा था q। इस q की वैल्यू तो कितनी आ गई, q बाय 2, और इस q में से q बाय 2 को माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, q बाय 2। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दोनों के बीच फोर्स मैक्सिमम करना है, दोनों चार्ज के बीच फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो चार्जेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, Q बाय 2 और Q बाय 2 के बराबर। दोनों चार्ज हाफ हाफ होने चाहिए, तो उनके बीच कितना आ जाएगा, फोर्स मैक्सिमम आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये था, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो। इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है उसमें, क्या पूछ रहा है। पहले वाला क्वेश्चन ये आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि ए प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट फ्री स्पेस में प्रेजेंट है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एंड नेचर ऑफ ए फोर्स। उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक और उस फोर्स का नेचर बताना है। अभी अभी मैंने आपको बात बताई कि क्वेश्चन का हिंट क्वेश्चन में ही गिवन होगा। अब देखिए यहां पे ए प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं लिख लेता हूं, एक प्रोटॉन है और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। दोनों के दोनों कितने अपार्ट हैं, दैट इज 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट है। ये हो गया। इन द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ, अभी अभी बताया, जहां पे कोई मीडियम नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन के बारे में। जहां पे मीडियम होता है वहां पे एप्सिलॉन आता है, और जहां पे मीडियम नहीं होता वहां पे एप्सिलॉन नॉट आता है स्पेस के अंदर। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए क्या होगा, 1.6 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच फोर्स कितना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिटवीन देम एंड नेचर ऑफ फोर्स, वो फोर्स का नेचर यानी कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अब इस चीज के लिए आपको क्या फार्मूला लगाना पड़ता है कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। अब आपको आर की वैल्यू तो कितनी गिवन होगी, 1.6 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा मीटर के अंदर 1.6 मीटर। अब हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि K की वैल्यू तो पता है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ बचा पार्टी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर, इसके बराबर होती है। ये वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी। अब हमारा काम पता करना रह गया Q1 और Q2 की वैल्यू। तो देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, Q1 इज द प्रोटॉन and Q2 is the electron, and what is the value of a proton, proton is 1.6 into 10⁻⁹ कूलम्ब। प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, याद रखिए प्लस का, प्लस साइन के साथ 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता प्रोटॉन, और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है, माइनस का 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। जी हां, जितना चार्ज प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, बस फर्क क्या है, यहां पे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये बात कई बार क्वेश्चंस में पूछी भी जा चुकी है।
आपको क्या देगा कि विच इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वहां पे एक प्लस की वैल्यू गिवन मिलेगी, एक नेगेटिव की वैल्यू गिवन मिलेगी। अब बच्चे एक्साइटमेंट में प्लस वाली को लगा जाते हैं साइन, प्लस वाली को कर दिया टिक, वो हो गया गलत। याद रखें नेगेटिव वाली होती है इलेक्ट्रॉन की और पॉजिटिव वाली होती है किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। अब सारी बातें आपके पास हैं, यहां इस फार्मूले में रखनी है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू में K is 9 into 10 to the power 9 multiply by 1.6 into 10 to the power minus 19 होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा यहां पे, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं यहां पे। ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए दैट इज फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाई बाय में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 यानी कि पॉजिटिव चार्ज की 1.6 10 to the power minus 19 इनटू नेक्स्ट वैल्यू किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी, माइनस 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, ये हो जाएगी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1.6 इंटू 10 to the power minus 2 होल का स्क्वायर, क्योंकि -2 कैसे, इस 100 को ऊपर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इस चीज को सोल्व करना है। अब ये आ गया माइनस का और एक हो गया प्लस का, ये प्लस का था ये माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, नेगेटिव में। और जब फोर्स नेगेटिव में आ रहा है तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, किसका, नेचर का। तो कैसा नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। कैसे नेचर का होगा भाई, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अब दूसरा आपको इसको केवल सोल्व करना है। अब देखिए 1.6 दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रखा है। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 9 इंटू 10 to the power 9 10 to the power minus 19 ये 10 to the power minus 19 ये टोटल कम्स आउट टू बी 10 to the power minus 38। नीचे हो जाएगा 10 to the power minus 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4, जैसे -19 और -19 का स्क्वायर आ तो -38, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 9 इंटू ये है -38, ये -4 ऊपर जाके प्लस का, 9 + 4 10 to the power 13 और 13 में से -38 गए, कितना बचेगा 25, 10 to the power 25। ये आ गया आपके पास फोर्स, और किस में आएगा, न्यूटन के अंदर आएगा। यूनिट क्या होंगी इसकी, न्यूटन। और नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो, बस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। अब हर क्वेश्चन में, चाहे वो नीट में आए, चाहे आईआईटी में या सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड में, स्टेटमेंट इज द फर्स्ट हिंट, पहला हिंट उसका स्टेटमेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 2 point charge A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart। 2 point charge है भाई A और B, देख लीजिए कि ये पहला चार्ज है A, ये दूसरा चार्ज है B, दोनों को प्लस Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। अब ये क्या है, प्लस Q, ये क्या है, माइनस Q, दोनों को कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख दिया, सपोज कीजिए वो D डिस्टेंस है। जो ये बात बोल रहा है मैं वही करता जा रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, D डिस्टेंस अपार्ट हो गए। अब आगे पूछ रहा है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। अब इन दोनों के बीच क्या कर रहा है, फोर्स F काम कर रहा है, यानी कि जब दो चार्जेस प्लस Q और माइनस Q है और D डिस्टेंस अपार्ट है तो दोनों के बीच में फोर्स कितना है, F। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो दैट इज K इंटू Q डिवाइडेड बाय में D का स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ F। ये F की वैल्यू होगी, दोबारा से लिख देता हूं, K इंटू Q डिवाइडेड बाय D होल स्क्वायर, ये है F। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन यहां तक हो गया, बिटवीन देम इज F। अब क्या कह रहा है, 25% ऑफ चार्ज ऑफ A ट्रांसफर्ड टू B, यानी कि इस Q में से 25% का मतलब क्या हुआ, उसका चौथा हिस्सा, मतलब Q/4 पार्ट को किस में से निकाला, A में से, और किस में डाल दिया, B में से। जब चार्ज को Q/4 अमाउंट में A में से निकाला तो A के पास कितना बचा होगा, Q माइनस Q/4 बचा होगा, ये बच गया पहले के पास। ट्रांसफर किसमें किया, B में, और डिस्टेंस कितनी रही, D अपार्ट, इसमें कर दिया -Q प्लस Q/4, क्योंकि B के ऊपर कितना चार्ज था, -Q, और इसमें ट्रांसफर कर दिया। कहने का मतलब क्वेश्चन ने ये हिंट दे दिया कि A में से Q/4 चार्ज निकाला और B में कर दिया ट्रांसफर, तो ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आया, 3Q/4, देखिए 3Q/4, एक चार्ज बच गया।
अगर उसमें ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि हम इसको करेंगे तो -4q, सोल्व करेंगे तो +q डिवाइडेड बाय 4, यानी कि -3q/4। दूसरा हो गया -3q/4, ये हो गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। बिटवीन देम चार्ज बिकम, अब उनका देन फोर्स बिटवीन चार्ज बिकम, जैसे इसमें से q/4 चार्ज को उसमें ट्रांसफर किया तो अब इनके बीच फोर्स क्या होगा, तो आप फोर्स निकाल लीजिए। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू में k, दैट इज q1 की वैल्यू होगी 3q डिवाइडेड बाय में 4 एंड q2 की वैल्यू होगी 3q डिवाइडेड बाय में 4 मल्टीप्लाई बाय d का स्क्वायर। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू में 3 3 जा 9 इंटू k इंटू q डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 और डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से देखिए k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, f। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं और इसकी वैल्यू है किसके बराबर, ये रहा, f के बराबर है। तो दैट इज f डैश आ रहा है, ये नया फोर्स आया इन दोनों के बीच, दैट कम्स आउट टू बी 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू f, ये आ गया भाई। तो नया फोर्स कितना आ गया, 9 इंटू एफ डिवाइडेड बाय में 16 के बराबर। तो ये नया फोर्स आ गया जब उसमें से q/4 a में से निकाल के और b में ट्रांसफर किया है। 4 को एलसीएम लिया, -4q + q -3q डिवाइडेड बाय 4, दो चार्ज ये हो गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर दिया। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ बच्चा पार्टी, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, नीट के अंदर पूछा गया था। नीट का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल यहां पे कंसेप्ट दे रखा है, एक मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। कंसेप्ट क्या दे दिया, बच्चे यहां पे क्या करेंगे, इस q/4 को ट्रांसफर करेंगे, निकालेंगे तो यहां माइनस कर दिया, बट इस माइनस को नहीं लगाते हैं, वो करते q + q/4, 5q/4। यहां पे क्या करेंगे, इस माइनस को नहीं लगाएंगे, इस वाले को, यहां पे q + q/4, ये गलती करेंगे। आंसर आएगा यहां पे 5q/4, यहां पे भी 5q/4। फिर जो फोर्स करोगे उसका भी आंसर में दिया मिलेगा, 4 ऑप्शन में दिया मिलेगा। आप वहां पे क्या करोगे, गलती उस पे टिक करोगे। बट याद रखें ये -q था तो -q + q/4, बिकॉज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, पहले वाले यूनिट में, इसलिए कहता हूं कि साथ साथ बने रहिए, आपको मजा आएगा पढ़ने में। और आप, मैं गारंटी लेता हूं आप बने रहेंगे तो आपको नीट क्वालिफाइड करके दिखाएंगे पहले अटेम्प्ट में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यह हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज q, दो पॉजिटिव आयंस है, प्रत्येक के ऊपर चार्ज q है, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। मैं दो पॉजिटिव आयन मान लेता हूं, पहला पॉजिटिव आयन ये, दूसरा ये, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोल रखी है, d, और दोनों के पास q अमाउंट का चार्ज है, q अमाउंट का। इफ द f इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, ये कह रहा है f इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। इस बात का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, या दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बट इसने नेगेटिव का तो जिक्र नहीं किया, इसने तो ये बोला, इसका मतलब दोनों के ऊपर कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, अब ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रत्येक आयन से मिसिंग है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस बात को समझिए। ये बोल रहा है कि जब दो पॉजिटिव आयन, एक q और एक q, उनको d डिस्टेंस अपार्ट रख दिया है और उनके बीच फोर्स आ गया f, अगर उनके बीच फोर्स f है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन मिस हैं, ये बात बतानी है। अब यहां पे देखिए फिजिक्स को थोड़ा मुश्किल कर दिया, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया था, मैं आपको बता दूं। यहां पे आपके दिमाग के साथ थोड़ा खेल लिया हूं। कैसे खेल लिया, देखिए सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच एक फोर्स निकालते हैं, दैट फोर्स इज k इंटू q डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू में k इंटू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज f, ये d ऊपर आ गया तो d स्क्वायर, k आ गया नीचे, इज इक्वल टू q का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस k की वैल्यू रखते हैं, और k की वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू पहले ही बता रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रखेंगे तो ऊपर जाएगा, दैट इज f इंटू डी का स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगर क्यू स्क्वायर है और मुझे क्या निकालना है, क्यू निकाल लेता हूं मैं, तो क्यू निकाल लेता हूं तो क्या होगा, देखिए इसको मैं लिखता हूं क्यू, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट आ जाएगा, ये आ गया ना। यहां से क्यू स्क्वायर को निकाला था तो यहां से आ गई क्यू की वैल्यू। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, और इसके लिए आपको याद रखे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मिसिंग होने के कंसेप्ट को कौन समझाता था, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। उस कंसेप्ट को भी मैं यहां पे लेके आया हूं, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने क्या बताया था, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज q इज इक्वल टू +- n इंटू ई के बराबर होता है। अब यहां बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, q,
इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर हो गया। इस Q की वैल्यू ये रही, दैट इज F, इसको लिख लेते हैं अच्छे से, दैट इज द F इंटू डी स्क्वेयर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट अंडर द रूट इज इक्वल टू n इंटू ई के बराबर हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n की वैल्यू। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने मिस हो रहे हैं, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n इज इक्वल टू में अंडर द रूट दैट इज f इंटू डी का स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय e, ये हो जाएगा। अगर इसको अंदर लेके जाओगे, रूट में लेके जाने की कोशिश करोगे, तो इस n की वैल्यू कितनी होगी भाई? रूट में आ जाएगा सब कुछ, f इंटू डी का स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय ई का स्क्वायर। अगर ई स्क्वायर, इस ई को अंदर लेके जाओगे तो इसका स्क्वायर हो जाता है, अगर बाहर लेके आओगे तो रूट से फिर से ये ई बन जाएगा। तो ऐसे, तो दिस इज द आंसर। और ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या किया उसने? दो कंसेप्ट को मिला दिया। पहला कंसेप्ट कौन सा? फोर्स का, और दूसरा कंसेप्ट कौन सा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अब आप इस बात में ना रहें कि एक ही कंसेप्ट एक क्वेश्चन में यूज होगा, एक से ज्यादा कंसेप्ट भी यूज हो सकते हैं। यही फिजिक्स की खास बात है, इसलिए आपको फिजिक्स मुश्किल लगती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है जो आज हमने कर लिया है। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।